गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने रिसर्च डिज़ाइन के प्रकार देखते हुए अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक शोध प्ररचना या अभिकल्प के बारे में बात की थी। आज हम इसके अन्य जो दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, निदानात्मक शोध प्ररचना और परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प या शोध प्ररचना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे निदानात्मक शोध प्ररचना। निदान का मतलब क्या है? डायग्नोस यानी इलाज करना, या जिसमें हम निवारण के उपाय ढूंढें। जैसे बहुत सिंपल शब्दों में हम कहें कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले हमें उस बीमारी से जो हम बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न हमसे करते हैं ताकि वो उसके कारण मालूम कर सकें। तो इसी प्रकार निदानात्मक शोध प्ररचना की जब हम बात करते हैं तो यह शोध कार्य का उद्देश्य है। इस प्रकार की शोध प्ररचना का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस समस्या के समाधानों को भी प्रस्तुत करता है, यानी वो उसके समाधान भी बताता है, उसके हल, उसके निवारण के उपाय भी बताते हैं। कौन सी प्ररचना? निदानात्मक शोध प्ररचना। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि विशिष्ट सामाजिक समस्या के निदान की खोज करने वाले शोध कार्य को हम निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। और निदानात्मक शोध कार्य में समस्या का पूर्ण तथा विस्तृत अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करके समस्या की गहराई में पहुंचने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि अनुसंधानकर्ता समस्या के प्रत्येक संभावित कारण का पता ठीक ढंग से लगा सके। और इस प्रकार समस्या के कारणों का ज्ञान सर्वप्रथम है। सबसे पहले कारणों का पता लगाया जाता है और उसके निदान, उसके उपायों की खोज उसके बाद की जाती है। जैसे डॉक्टर से भी यदि हम कोई बात छुपा जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो हो सकता है हमारा सही ट्रीटमेंट नहीं हो। तो इसलिए कारणों का ज्ञात होना इस प्रकार के अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत अति आवश्यक है। तभी हम उसका सटीक या संभावित उपाय या निदान खोज सकते हैं। तो हम इसको प्रमुख रूप से, अगर इसकी कुछ विशेषताएं या इसको और स्पष्ट रूप में समझना चाहें, तो ऐसे देख सकते हैं कि निदानात्मक शोध कार्य की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को तत्काल दूर करने या उपचार की खोज करने से संबद्ध होती है। इसी प्रकार निदानात्मक शोध में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से समस्या के कारणों का सही रूप में पता करने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वास्तविक कारणों के संबंध में उचित और पर्याप्त ज्ञान के बिना आवश्यक समाधान की खोज असंभव है। अभी पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। इसके आगे जब हम देखते हैं तो इस प्रकार के शोध किसी विशिष्ट सामाजिक समस्या के निदान की खोज से संबंधित होता है, अर्थात केवल शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है, वरन उसके हल को, उसके उपाय को ढूंढना भी इसका काम होता है। और इसी प्रकार निदानात्मक शोधकर्ता समस्या का समाधान ढूंढता अवश्य है। इसका उद्देश्य है समस्या का समाधान ढूंढना, लेकिन यहाँ हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि शोधकर्ता समस्या का समाधान ढूंढता अवश्य है, पर उस समस्या को हल करना उसका कार्य नहीं होता। वह केवल वैज्ञानिक तौर पर रास्ता बता देता है और उस रास्ते पर चलकर समस्या को सुलझाने का काम किसका होता है? जो हमारा प्रशासन होता है, जो हमारे समाज सुधारक होते हैं, उनका कार्य उसकी सहायता लेते हुए समस्या के निवारण का होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, हम वर्णनात्मक और निदानात्मक शोध में थोड़ा सा अंतर देखें, तो हमें दोनों प्रकार के प्रारूप और अधिक तरह से स्पष्ट हो सकते हैं। जैसे निदानात्मक शोध केवल समस्याओं का ही अध्ययन करता है, जबकि वर्णनात्मक शोध किसी भी सामाजिक घटना का, जिसमें सामाजिक समस्या भी आ जाती है, अध्ययन करता है। यानी वर्णनात्मक विशद है और इसका क्षेत्र थोड़ा सीमित है। वर्णनात्मक शोध का कोई प्रत्यक्ष संबंध समस्या के समाधान से नहीं होता है, जबकि निदानात्मक शोध में निदान की ही खोज की जाती है। नेक्स्ट, वर्णनात्मक शोध प्ररचना में घटना के कारणों को
तथ्य युक्त वर्णन प्रस्तुत करने के हेतु ढूंढा जाता है। वहाँ कारणों का उद्देश्य क्या है, ताकि हम उसका तथ्य युक्त फैक्चुअल रिपोर्ट्स वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। लेकिन निदानात्मक अभिकल्प में समस्या ढूंढने के उद्देश्य से कारणों को जानने का प्रयत्न, समस्या का हल ढूंढने के उद्देश्य से कारणों को जानने का प्रयत्न किया जाता है, और इसके साथ साथ वर्णनात्मक शोध में विषय का अध्ययन कर ज्ञान की प्राप्ति स्वयं साध्य है, जबकि निदानात्मक अभिकल्प में ज्ञान की प्राप्ति उपचार ढूंढने का एक साधन बन जाता है। वर्णनात्मक शोध में वो साध्य है और यहाँ ये साधन बनता है किसका, ज्ञान की प्राप्ति के जो उपचार हम ढूंढने जा रहे हैं उसका साधन निदानात्मक शोध बनता है। तो ये हमने निदानात्मक डायग्नोस्टिक जो हमारा अनुसंधान अभिकल्प है उसके बारे में बात की है। अब अन्य अनुसंधान अभिकल्प जो एक महत्वपूर्ण अभिकल्प है वो है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प, या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। देखिए, ये वाले रिसर्च डिज़ाइन भौतिक विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इसको हम ये कहें कि प्रयोगशाला पद्धति के द्वारा विषय का अध्ययन परीक्षणात्मक शोध का ही दूसरा नाम है। यानी इसमें प्रयोगशाला भी होते हैं, इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कुछ चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम कुछ जो प्रघटनाएं हैं उनको नियंत्रण में रखते हैं, कुछ को हम फ्री छोड़ते हैं। ये सब चीज़ें क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ों का अध्ययन या प्रभाव उस घटना के ऊपर देखना चाहते हैं। तो चैपिन ने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में परीक्षणात्मक शोध को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। क्या क्या चीज़ें आई? नियंत्रण की दशाएं, यानी नियंत्रण इसमें होता है, घटनाओं के ऊपर हम करते हैं। फिर निरीक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन इसमें किया जाता है, अवलोकन का प्रयोग इसमें किया जाता है। और किसका अध्ययन कर रहे हैं? मानवीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं। अब जब हम देखते हैं तो परीक्षणात्मक शोध को हम 3 भागों में 3 प्रकार के रूप में देख सकते हैं। एक पश्चात परीक्षण, एक पूर्व पश्चात परीक्षण, एक कार्यांतर तथ्य परीक्षण। सबसे पहले हम ये देखें पश्चात परीक्षण किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राय समान विशेषताओं और प्रकृति वाले 2 समूहों को चुना जाता है, जिसमें से एक समूह नियंत्रित होता है और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। अर्थात नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है, जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे एक पौधारोपण से ले लें कि हम ये कहते हैं पौधे के लिए पानी जरूरी है, धूप जरूरी है और ऑक्सीजन उसका ज़रूरी है। इसको परीक्षण करने के लिए हमने 2 गमले ले लिए, सेम पौधे हमने लिए हैं। एक गमले को हमने बिल्कुल ऐसी जगह रख दिया, इनका परीक्षण करना चाह रहे हैं कि वास्तव में उसको धूप की पानी की आवश्यकता है। एक को हमने कंट्रोल करके ऐसी जगह रख दिया जहाँ धूप और पानी नहीं दे रहे हैं उसको, और एक को ये दोनों चीज़ दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद में जो हमने टाइम डिसाइड किया है, हम देखते हैं दोनों पौधों को निकाल के कि एक बढ़ रहा है और एक पौधा मुरझाने की ओर आ गया है, लगभग समाप्त हो रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि उसको हवा, पानी की रोशनी की, सूर्य की रोशनी की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? हमारा पश्चात परीक्षण, यानी हम किसी चीज़ का टेस्ट करने के और कुछ समय पश्चात उस कारण का हम उदाहरण देख करके उसमें से उसको कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखने की कोशिश हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर पूर्व पश्चात परीक्षण, इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह को चुना जाता है। पहले वाले में 2 समूह लिया था, यहाँ हम एक ही समूह को लेते हैं और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले किया जाता है और फिर बाद में भी किया जाता है, और इन दोनों के अंतर को देखा जाता है
उसे परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है। मान लें हम ये कहें कि संयुक्त परिवार जो हमारी प्रणाली है का अध्ययन हम औद्योगिकरण के पूर्व और फिर औद्योगिकरण के पश्चात देखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमने उसका अध्ययन किया। इन दोनों अध्ययनों की तुलना में अगर ये पता चले कि औद्योगिकरण के पूर्व संयुक्त परिवार संगठित अवस्था में था, जबकि औद्योगिकरण के पश्चात उसमें विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो संयुक्त परिवार के विघटन को औद्योगिकरण का परिणाम मान लिया जाएगा। ये हमारा कैसा है? पूर्व पश्चात परीक्षण। नेक्स्ट हमारा आता है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं होता। अतः वह दो समूहों का चुनाव करता है, जिसमें से एक में वह घटना घटित हो चुकी है और दूसरे में नहीं। अब इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके वह यह पता लगाने का प्रयत्न करता है कि जिस समूह में घटना घटित हुई है वह किन कारणों से हुई है। तो ऐतिहासिक घटना चक्रों का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहलाता है। तो ये हमने क्या देखा कि अनुसंधान के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के परीक्षणात्मक, जब हम शोध अभिकल्प की बात करते हैं तो 3 प्रकार से उसका टेस्ट किया जाता है। जैसे इसको हम और उदाहरण से देखें, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प को अगर हम कहें तो हम ये देखें कि एक छोटा सा हम लेते हैं कि जैसे मजदूरों को कार्य प्रारंभ होने से दोपहर भोजन की अवधि तक 10 मिनट का भी विश्राम ना दें। इसी प्रकार दोपहर भोजन की अवधि तक एक तो विश्राम ना दें और शाम की छुट्टी के बीच भी विश्राम ना देना अत्यंत खतरनाक माना जाता है। क्या छोटा सा विश्राम श्रमिकों की शारीरिक थकान को दूर करेगा, उसकी आंखों को प्रभावित करेगा? तो जो प्रयोग करता है वो प्रयोग और बिना प्रयोग के इस प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जब एक से कार्य करने वाले श्रमिकों के 2 समूह, विश्राम प्राप्त करने वाले और न करने वाले, की तुलना की जाती है तो शारीरिक परेशानी संबंधी अंतर दर्शाते हैं, जो कि कार्य समाप्ति के बाद भी रहती है। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार जो हमारा स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर यहाँ पर क्या है हमारा, जो हमने अवकाश दिया था का जब हम मैनिपुलेट कर लेते हैं उसके निर्भर चर जो उस पर डिपेंडेंट चर हैं, और डिपेंडेंट चर क्या है यहाँ पे, उत्पादन में वृद्धि में परिवर्तन को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुसंधान के दोनों अभिकल्पों की चर्चा हमने की है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अनुसंधान वैज्ञानिक आधार पर संचालित किया जाता है, क्योंकि पूर्व अभिकल्प सूक्ष्म दिशा निर्देश प्रदान कर देता है, अर्थात सही दिशा में और कमियों को दूर करके किया जा सकता है। ये अनुसंधान अभिकल्प से हमें अपने अनुसंधान में फायदे होते हैं। इसका महत्व है अनुसंधान अभिकल्प का या उसका लाभ है। दूसरा लाभ, समय और धन का अपव्यय कम से कम होता है और अधिकतम विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट में अनुसंधान अभिकल्पों की सहायता से जो लाभदायक निष्कर्ष निकालने में ये सहायक होते हैं। तो अनुसंधान अभिकल्प किसी भी रिसर्च को, किसी भी अनुसंधान या शोध कार्य को एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक गाइडलाइन के रूप में सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करता है। थैंक यू बच्चों।